चारों ओर भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। सन्नाटे में ठंडी हवा का शोर अजीब सा माहौल पैदा कर रहा था। राशि और पूजा घने जंगल के बीच डरी सहमी खड़ी थी। वो दोनों पूरी ताकत से चीखना चाह रही थी, मगर चाहकर भी उनके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो उनके गले को किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ रखा हो। राशि ने पूरी ताकत लगाकर चीखने का फिर से प्रयास किया और वो उसमें सफल हो गई। कौन हो तुम और हम दोनों से क्या चाहती हो? हम यहाँ पर कैसे आ गए? तभी एक भारी और अजीब सी आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। मैं अमावस की रानी हूँ। फिलहाल तो मैं तुम्हारा खून पीना चाहती हूँ और तुम्हारा मांस खाना चाहती हूँ। और रहा सवाल तुम दोनों के यहाँ आने का, तो तुम्हें तुम्हारी यहाँ पर किस्मत खींच कर लाई है। राहुल, निखिल, राशि और पूजा चारों मनाली के एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। चारों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनकी आपस में गहरी दोस्ती थी। आज राहुल का बर्थडे था और राहुल ने मनाली के एक मशहूर रेस्टोरेंट में अपने सारे दोस्तों को पार्टी दी थी। रात के वक्त वो रेस्टोरेंट में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। हे गाइस, क्यों ना आज रात लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए और कुछ नया किया जाए। कहीं तो पागल तो नहीं हो गया? दिन में लॉन्ग ड्राइव के बारे में तो सुना था, लेकिन रात में? लोग दिन में लॉन्ग ड्राइव के मजे लेते हैं, हम रात में लॉन्ग ड्राइव के मजे ले लेंगे। वो बात तो सही है, लेकिन इतनी रात में हम जाएंगे कहाँ? काली पहाड़ी पर। तुझे पता नहीं काली पहाड़ी के बारे में अजीब अजीब किस्म की अफवाहें मशहूर है। इसलिए तो मैं तुम लोगों को वहां पर ले जाना चाहता हूँ। कहते हैं कि अंग्रेजों के जमाने में वहां पर एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी, जो काला जादू करने के लिए इंसानों की बलि भी देती थी। इस बात का पता जब अंग्रेजों को चला तो उन्होंने उस औरत को काली पहाड़ी के जंगल में जिंदा जला दिया था। जब उसे जिंदा जलाया गया था तो वो अमावस की रात थी। और दोस्तों, आज भी अमावस की रात है। तो तू ये कहना चाहता है कि हम लोगों को आज की रात वहां पर जाकर देखना चाहिए कि अफवाहें सही है या नहीं? तूने बिल्कुल सही कहा। तू अच्छी तरह जानता है मुझे एडवेंचर का बहुत जुनून सवार है और जिंदगी का मजा ही एडवेंचर में होता है यार। नॉर्मल जिंदगी तो सब जीते हैं, बनना है तो कुछ खास बनो। वैसे मैं इन ढकियानुसी बातों को खुद नहीं मानता। मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा और राशि इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगी, क्योंकि लड़कियां एक नंबर की डरपोक होती हैं। ओए हेलो, लड़कियां बिल्कुल डरपोक नहीं होती हैं, समझे मिस्टर? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। निखिल ने हंसते हुए उन दोनों से कहा। ये हुई ना बहादुरी वाली बात। इतना कहकर वो चारों अपनी कार में बैठ गए। निखिल ड्राइव कर रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए निखिल को लगभग 1 घंटे से ज्यादा हो गया था। जैसे जैसे वो काली पहाड़ी के नजदीक आते चले जा रहे थे, पूजा और राशि का दिल डूब रहा था। उनके दिल में एक अजीब सा खौफ जन्म ले रहा था। उन्हें अब डर लग रहा था। अचानक निखिल ने गाड़ी के ब्रेक दबा दिए। गाड़ी रोकने पर राहुल ने निखिल से कहा, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? सामने देख यार, वो बंदा गाड़ी के ठीक सामने खड़ा है। उसे ये भी होश नहीं है कि वो गाड़ी के नीचे आ जाएगा। इतना कहकर निखिल गाड़ी से उतर गया। राहुल ने देखा उनकी कार के ठीक सामने एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा खड़ा था, जो काले रंग की शॉल लपेटा हुआ था और उसने अपना चेहरा भी ढक रखा था। निखिल ने उस बूढ़े की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, ए बूढ़े, सड़क पर तुझे इतनी बड़ी कार नहीं दिखाई दी? अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता ना तो सीधे नर्क में पहुंच जाते। निखिल की बात सुनकर उस बूढ़े ने भारी आवाज में निखिल की ओर देखकर कहा, क्या तुम नहीं जानते आज की रात अमावस की रात है? हाँ पता है, अब हटो रोड से। वह बूढ़ा बड़ी तेजी के साथ अंधेरे में कहीं गायब हो गया, जिसे देख सब हैरत में पड़ गए। निखिल दोबारा गाड़ी ड्राइव करने लगा। थोड़ी देर के बाद निखिल को एक चाय की छोटी सी दुकान दिखाई दी। उस दुकान में एक लालटेन जल रही थी। निखिल ने राहुल की ओर देखकर कहा, लोग कहते हैं कि अमावस की रात को यहाँ पर कुछ अजीब सा होता रहता है, मगर यहाँ चाय की दुकान खोले हुए बैठा है। चलो चलकर चाय पी लेते हैं। सही कहा यार, वैसे भी सर्दी बढ़ गई है। निखिल ने गाड़ी चाय की दुकान के ठीक सामने रोक दी और वो बाहर निकलकर चाय वाले से बोला, 4 कप चाय बना दो भैया। दूध नहीं है साहब। दूध नहीं है तो ये दुकान खोले हुए क्यों बैठे हो? मैं वैसे भी दुकान बंद करने जा रहा था। वैसे आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी काली पहाड़ी।
तो फिर आपका जाना बेकार है साहब। वो क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ज्यादा संकरा है, गाड़ी ऊपर नहीं जा पाएगी, शायद आप लोगों को पैदल जाना पड़े। अगर पैदल ही जाना पड़ेगा तो हम पैदल ही जाएंगे। इतना कहकर निखिल गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक निखिल ने गाड़ी के ब्रेक फिर से दबा दिए। अब क्या हुआ? उस चाय वाले ने सही कहा था यार, आगे का रास्ता बहुत ही ज्यादा संकरा है, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। निखिल और राहुल गाड़ी से बाहर निकल आए। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, उनके अलावा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। लगता है कि हमें वापस चलना चाहिए, पैदल हम नहीं जा पाएंगे यार। मैंने राशि और पूजा के चेहरे को भी देखा है, वो दोनों अंदर से बेहद डरी हुई हैं। राहुल ने इतना कहा ही था कि पूजा और राशि गाड़ी से बाहर निकलकर जंगल की ओर देखने लगी। एक अजीब सी आवाज चारों के कानों में टकराई। राहुल ने राशि और पूजा की ओर देखकर कहा, तुम दोनों गाड़ी में बैठो, हम लोग वापस चल रहे हैं। मगर राशि और पूजा ने राहुल की बात को अनसुना कर दिया। राहुल ने दोबारा उनसे कहा, पूजा और राशि गाड़ी के अंदर बैठो, हम लोग वापस चल रहे हैं। लेकिन पूजा और राशि की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई। वह जंगल की ओर लगातार घूरे जा रही थी। पूजा और राशि की इस हरकत पर निखिल को गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाकर उन दोनों से कहा, पूजा और राशि गाड़ी में बैठो, हम वापस चल रहे हैं। निखिल ने इतना कहा ही था कि पूजा और राशि अचानक जंगल की ओर भागने लगी और देखते ही देखते अंधेरे में गुम हो गई। तभी भयानक आवाज आई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि निखिल और राहुल हड़बड़ा गए और दोनों काफी डर गए। ये सब क्या था यार? ये दोनों कहां चली गई और ये आवाज कैसी थी? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या हुआ। राहुल, मुझे तो अब डर लग रहा है यार, कहीं ऐसा तो नहीं जिन बातों का हम मजाक उड़ा रहे थे वो सही हो। निखिल, कुछ मुझे भी वैसा ही लग रहा है। फिलहाल तो हमें उन दोनों को ढूंढना चाहिए। इतना कहकर वो दोनों उसी दिशा की ओर भागे जिस दिशा की ओर पूजा और राशि भागी थी। पूजा और राशि घने जंगल के अंधेरे की ओर लगातार भागे जा रही थी। अचानक उन दोनों का पैर किसी पत्थर से टकराया। वह मुंह के बल गिर गई। उन दोनों को होश आ गया, जैसे कि वो किसी सम्मोहन से बाहर आ गई हो। उन दोनों ने खुद को एक घने जंगल के अंदर खड़ा हुआ पाया। वह दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगी कि अचानक उनकी आंखों के सामने सफेद साड़ी में एक औरत आ गई, जिसका कद कम से कम 8 फुट के करीब था। उसके बाल जमीन तक फैले हुए थे। उसकी आंखों की पुतलियां थी ही नहीं। उसका चेहरा बेहद काला था। राशि और पूजा बुरी तरह से घबरा गई। उन दोनों ने चीखना चाहा, मगर उन दोनों के गले से आवाज निकल नहीं रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनका गला किसी ने जकड़ रखा हो। राशि ने पूरी ताकत से चीखकर कहा, कौन हो तुम? मैं अमावस की रानी हूँ, फिलहाल तो मैं तुम दोनों का खून और मांस चाहती हूँ। इतना कहकर उस औरत ने अपने पहने नुकीले दांत राशि के गले में गाड़ दिए। पूजा ने जैसे ही भागना चाहा, उस औरत ने बड़ी फुर्ती से अपने भेड़िए जैसे पंजे पूजा की सीने में गाड़ दिए। उन दोनों की चीख से पूरा जंगल दहल उठा। निखिल, ये तो पूजा और राशि के चीखने की आवाज थी। तू सही कह रहा है यार, मेरा दिल डर से बाहर आ रहा है। मुझे किसी अनहोनी के होने का आभास हो रहा है। हम दोनों को तुरंत उन दोनों को ढूंढना चाहिए। लगता है वो दोनों किसी बड़ी मुसीबत में हैं। इतना कहकर वो दोनों अलग अलग दिशाओं की ओर भागे कि तभी अचानक राहुल का पैर किसी पत्थर से टकराया और वो जंगल के घने पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जैसे ही उसने ऊपर की ओर देखा तो उसने देखा पूजा और राशि पेड़ के ऊपर बैठी हुई हंस रही थी। उन दोनों के चेहरे बड़े ही भयानक हो चुके थे। उन दोनों के चेहरों से मांस लटक रहा था। अंधेरे में उनकी चमकती हुई आंखें बड़ी खौफनाक लग रही थी। राशि ने हंसते हुए राहुल से कहा, आ जाओ राहुल, बहुत मजा आ रहा है। यह देखकर राहुल चिल्लाया। राहुल ने जैसे ही वहां से भागना चाहा कि अचानक वही सफेद साड़ी वाली डायन राहुल के सामने आ गई। उसने राहुल के साथ वही किया जो उसने पूजा और राशि के साथ किया था, और राहुल की एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे जंगल में गूंज गई। निखिल पूरी ताकत से उस जंगल से भाग रहा था। भागते भागते उसका कंधा किसी से टकराया। उसने देखा कि उसके सामने वही बूढ़ा खड़ा था जो उसे रास्ते में मिला था। उस बूढ़े ने निखिल की ओर देखकर कहा, क्या हुआ साहब, कैसे परेशान दिख रहे हो?
मेरे दोस्त मुसीबत में है। उनके चीखने की आवाज मैंने सुनी, लेकिन मैं घूम फिर के वापस यहीं आ जाता हूँ। मैं जहां से भागना शुरू करता हूँ दोबारा लौटकर उसी जगह पर वापस आ जाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वैसे मैंने ये जानते हुए भी मना किया था कि तुम लोग मेरी बात को नहीं मानोगे, क्योंकि आज की रात वो अपने शिकार को चुन ही लेती है। ये अंग्रेजों के समय की बात है साहब। उस जमाने में ये जंगल बहुत खूबसूरत हुआ करता था। इस जंगल में एक काला जादू करने वाली औरत रहती थी, जिसने अपनी शैतानी इच्छा पूरी करने के लिए ना जाने कितने इंसानों की बलि ली थी। जब अंग्रेजों को उसकी इस हरकत के बारे में पता चला तो उन्होंने उस औरत को जिंदा जला दिया। कहते हैं जब उस औरत को जिंदा जलाया गया था वो रात अमावस की रात थी, यानी आज की रात। निखिल उस बूढ़े की बात सुनकर झल्ला उठा। अपनी बकवास बंद कर बुड्ढे, मैं यहाँ पर तेरी कहानी सुनने के लिए नहीं बैठा। मेरे दोस्त मुसीबत में है और तू यहाँ पर मुझे बकवास सुना रहा है। साहब, अपने दोस्तों को अब ढूंढना बेकार है। वो उन्हें अपनी दुनिया में वापस ले गई और कुछ देर बाद तुम भी उसी दुनिया में चले जाओगे। उस बूढ़े ने इतना कहा ही था कि अचानक एक तेज हवा चलने लगी और बूढ़े के चेहरे से कपड़ा हट गया। उस बूढ़े का चेहरा देखकर निखिल के गले से एक जोरदार चीख निकल गई। उस बूढ़े आदमी का चेहरा बेहद भयानक था। वह बूढ़ा भी एक पिशाच था। निखिल ने वहां से भागना चाहा, मगर पीछे खड़ी उस डायन ने निखिल को मार दिया। निखिल के शरीर से निकला सारा खून वो पी गई। सुबह उन चारों की लाश पुलिस को उसी जंगल में मिली। एक पुलिस वाला उसी चाय वाले से पूछताछ कर रहा था। क्या तुमने उन चारों को देखा था? हाँ देखा था साहब, और मना भी किया था, मगर वो आज के जमाने के बच्चे थे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। क्या उन्होंने सड़क पर लगा इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं देखा जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस जंगल में प्रवेश निषेध है? कहाँ से देखते साहब, कल अमावस्या की रात थी। यक्षिणी। एक लड़का जिसका नाम अमर है, वो अपने दोस्त लक्ष्य से बचकर भाग रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश भागते भागते उसका पैर किसी पत्थर से टकराता है और वो नीचे गिर जाता है। लक्ष्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जाने दो, मुझे छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम लोग मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे ना, अब देखो कौन बेवकूफ है और कौन समझदार। लेकिन हम दोस्त हैं लक्ष्य, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हें कभी दोस्त माना ही नहीं, कोई दोस्त नहीं है मेरा। जिस को भी पैसे का घमंड है ना, उन सब का यही हाल होगा, कोई नहीं बचेगा। प्लीज लक्ष्य। अमर खड़ा होकर फिर से भागने लगता है। अमर पीछे मुड़कर देखता है, उसे कोई दिखाई नहीं देता। तभी अमर के साथ साथ एक सुंदर लड़की जोर जोर से हंसते हुए तेजी से भागने लगती है। अमर देखकर घबरा जाता है और उसका पैर मुड़ जाता है, वो वहीं गिर जाता है। लड़की गायब हो जाती है। तभी लक्ष्य अचानक वहां आ जाता है। लक्ष्य, लक्ष्य, तुमने देखा, अभी यहाँ एक लड़की थी और अचानक गायब हो गई। अच्छा, मौत तेरे सिर पर है और तुझे लड़की दिखाई दे रही है। तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा है ना? मैं सच कह रहा हूँ, वो भयानक तरीके से हंस रही थी। तभी वहाँ उस लड़की के हंसने की आवाजें आने लगती हैं। ये देख, वो अभी भी हंस रही है, सुनाई दे रही है ना आवाज? कहीं तू उसकी बात तो नहीं कर रहा? यही थी क्या वो? वो लड़की हवा में उड़ती हुई अमर की तरफ आ रही थी। हाँ हाँ, यही है, ये तो कोई चुड़ैल है। लक्ष्य, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। लड़की अमर के पास आती है और बहुत भयानक तरह से मुस्कुराते हुए अमर की तरफ उड़ते हुए आकर तेजी से उसके शरीर में घुस जाती है, जिससे अमर वहीं मर जाता है। उसकी मौत पर लक्ष्य और लड़की जोर जोर से हंसने लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अमर के साथ ये सब कौन कर सकता है? आखिर कौन? उसका तो कोई दुश्मन भी नहीं था। तुम चिंता मत करो राजन, उसका कातिल जल्द ही पकड़ा जाएगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। कल्पना दरवाजा खोलती है। वहाँ राजन का दोस्त प्रदीप होता है। प्रदीप, तुम
आओ। अमर की इतने खौफनाक तरीके से हत्या हुई है, मुझे तो बहुत शौक लगा है। हाँ प्रदीप, हम भी अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। राजन, तुझे पता है लक्ष्य ने कल बहुत महंगी गाड़ी ली है। मैंने उसे फोन किया था लेकिन उसने बात नहीं की। गाड़ी ली है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल वो हमसे ज्यादा बोलता ही कहाँ है, अलग अलग ही रहता है। हाँ भाई, वो तो बड़ा आदमी बन गया है, पैसे आते हैं तो यही होता है। दरअसल लक्ष्य ने हाल ही में एक महंगा घर और महंगी कार खरीदी थी। उसके पास बेशुमार दौलत भी आने लगी थी, लेकिन जब भी कोई उससे पूछता था तो वो यही कहता था कि ये दौलत उसे अपने पापा की पुश्तैनी जमीन बेचने से मिली है। खैर, कुछ दिन बाद एक रात अचानक से राजन के पास प्रदीप का कॉल आता है। कॉल पर साफ पता चल रहा था कि प्रदीप को बहुत चोट लगी है और उसकी जान खतरे में है। राजन, राजन, वो हाँ प्रदीप, बोल बोल, क्या हुआ? कहाँ है तू, बता, मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो। तभी प्रदीप के जोर से चीखने की आवाज आती है। इससे पहले कि प्रदीप कुछ बोल पाता, वो अपना दम तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद राजन अपनी गाड़ी लेकर प्रदीप को देखने के लिए उसके घर जाता है। जब उसके घर पर पहुंचा तो देखता है कि वहां पर पुलिस आई हुई है और वे उसकी लाश को वहां से ले जा रहे हैं। प्रदीप की लाश के 2 टुकड़े हुए थे और ऊपर का हिस्सा दरवाजे के बाहर था और नीचे का हिस्सा दरवाजे के अंदर था। ये सब देखकर वो जोर जोर से रोने लगता है। लेडी इंस्पेक्टर उसे संभालती है और उसे थोड़ी बहुत पूछताछ करती है। राजन जी, इतनी दर्दनाक मौत कौन दे सकता है? क्या प्रदीप जी की किसी से ज्यादा दुश्मनी थी? आपको किसी पर शक है? मैडम, मुझे प्रदीप की कॉल आई थी। प्रदीप मुझसे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि किसने किया है ये सब। ठीक है मिस्टर राजन, अगर आपको कुछ और याद आए तो हमें बता दीजिएगा। ठीक है मैडम। इस घटना के कुछ दिन बाद राजन के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिससे उसे पता लगने वाला था कि आखिर ये सब उनके दोस्तों के साथ क्यों हो रहा था। दरअसल एक दिन जब राजन घर में अकेला था, दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक होती है। अरे, ये दरवाजा कौन पीट रहा है? बेल क्यों नहीं बजा रहा? कैसे अजीब लोग हैं। कौन है? कौन है? बोलो, कौन है वहां? कुछ देर में शांति हो जाती है। राजन खिड़की से बाहर की तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। फिर राजन दरवाजा खोल देता है तो अचानक से उसके सामने लक्ष्य आ जाता है। अरे लक्ष्य, तुम आओ अंदर। और तुम दरवाजा क्यों पीट रहे थे? बेल भी तो बजा सकते थे। अरे, कहाँ गया ये? लक्ष्य, लक्ष्य। राजन दोबारा बाहर जाकर देखता है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो वापस अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है और जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे सामने कुर्सी पर लक्ष्य बैठा हुआ दिखाई देता है। राजन अचानक डर जाता है। डरा दिया तुमने तो, अचानक से अंदर आ गए, पता ही नहीं लगा। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो तुम? लक्ष्य कुर्सी से उठकर हवा में उड़ता हुआ राजन के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। राजन जोर से चीख मारता है। ये क्या कर लक्ष्य, छोड़ो। राजन उसे जोर से धक्का देकर पीछे हटा देता है। तभी अचानक से लक्ष्य एक लड़की में परिवर्तित हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसने अमर की जान ली थी। आखिर कौन थी ये? खैर, वो लड़की राजन के सीने में चाकू घूंपने ही वाली होती है कि वहां पर उसकी पत्नी कल्पना आ जाती है और कल्पना को देखकर वो लड़की गायब हो जाती है। अपने पति की ऐसी हालत देखकर कल्पना बेहद डर जाती है। राजन, तुम ठीक तो हो ना? क्या हो रहा है ये सब? हे भगवान। लेकिन राजन इतना डर गया था कि वो कल्पना से कुछ भी बोल नहीं पाता और डरा हुआ रहता है। कल्पना उसे बहुत समझाती है और सांत्वना देती है। तब थोड़ी देर में वो कल्पना को सारी बात बता देता है कि कैसे लक्ष्य एक लड़की में बदल गया था। तभी कल्पना बिना सोचे समझे अपने पति को एक बाबा के पास ले जाती है। राजन बाबा को सारी बात बताता है और बाबा समझ जाते हैं कि जिस लड़की ने राजन को मारने की कोशिश करी थी वो कोई साधारण लड़की नहीं
बल्कि यक्षिणी है जो उस आदमी की हर एक इच्छा पूरी करती है जिसने उसे इस दुनिया में बुलाया हो। बाबा जी, मेरे पति की जान कैसे बच सकती है? कुछ कीजिए बाबा जी, कुछ कीजिए। इसका केवल एक ही उपाय है। जिस व्यक्ति ने इसे इस दुनिया में बुलाया है, अगर उस व्यक्ति को मार दिया जाए तो तुम्हारे पति की जान बच जाएगी। और हाँ, वो ऐसे ही और लोगों की जान भी लेती रहेगी। वो जान की प्यासी है। बाबा की ये बात सुनने के बाद कल्पना और राजन बिल्कुल भौंचक्के हो जाते हैं और डर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर लक्ष्य यक्षिणी से बातें कर रहा है। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरी हर इच्छा पूरी कर सकती हो। क्यों नहीं मेरे मालिक, मैं इस दुनिया में सिर्फ आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आई हूँ। अच्छा हुआ जो वो किताब मुझे मिल गई। उस किताब की वजह से ही तो तुम मिली हो मुझे। दरअसल लक्ष्य को एक पुरानी किताब मिली थी जो यक्षिणी के बारे में थी, और वो पुस्तक उसे अपने पिताजी की पुरानी अलमारी में मिली थी। शायद उसके पापा को सारी सच्चाई पता थी और इसलिए उन्होंने कभी भी इस किताब का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन उसके पिता के इस दुनिया से चले जाने के बाद लक्ष्य ने उस किताब का इस्तेमाल कर लिया था, जो यक्षिणी के आने की वजह बनी। साथ ही वो अपने दोस्तों को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि वो अपने दोस्तों की अमीरी से नफरत करता था। उसने केवल अपने दोस्तों को भी नहीं बल्कि उन लोगों को भी मारना चाहा जिससे वो नफरत करता था। तभी उसी रात वहां लक्ष्य के घर पर कल्पना और राजन आते हैं। उन दोनों ने निर्णय ले लिया था कि वो लक्ष्य को मार कर ही रहेंगे ताकि और लोगों की जान बच सके। दोनों लोग चुपके से लक्ष्य के घर की खिड़की से घुस जाते हैं और अपने साथ लाए हुए पेट्रोल के डिब्बों से पेट्रोल वहां पर छिड़कने लगते हैं। तभी वहां पर यक्षिणी आ जाती है और भयानक तरीके से चीखने लगती है। वो राजन को यहाँ वहां उठाकर फेंकने लगती है। तभी कल्पना जल्दी से लक्ष्य को ढूंढना शुरू करती है और वो उसे एक कमरे में मिल जाता है। कल्पना लक्ष्य को चाकू लेकर मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हाथापाई में वो चाकू उल्टा कल्पना को ही लग जाता है। कल्पना वहीं बेहोश हो जाती है। तभी थोड़ी देर में घर में आग लगने लगती है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये आग बाबा ने लगाई थी। दरअसल बाबा भी इन दोनों की मदद करने आ गए थे। बेटा राजन, जल्दी चलो यहाँ से, ये घर जलकर राख हो जाएगा। लेकिन मेरी पत्नी कहाँ है? कल्पना कहाँ हो तुम? तभी यक्षिणी अपनी शक्ति से आग को बुझाने लगती है और वही बाबा उसे रोकने के लिए मंत्र पढ़ने लगते हैं। राजन कल्पना को ढूंढते हुए दूसरे कमरे में पहुंच जाता है। उसे वहां कल्पना जमीन पर लेटी हुई दिखती है, जिसके शरीर से खून निकल रहा होता है। कल्पना, चलो मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। राजन, तुम्हें यक्षिणी को खत्म करने के लिए लक्ष्य को मारना ही होगा। तुम मेरी फिक्र मत करो, जाओ और जिस काम के लिए हम यहाँ आए हैं उसे पूरा करो, जाओ। इतना कहकर कल्पना अपना दम तोड़ देती है। राजन देखता है कि उस कमरे में लक्ष्य पागल की तरह किताब ढूंढ रहा है। तभी वहां पर बाबा आते हैं और राजन को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का सिलेंडर फट जाता है और जोर का धमाका होता है और इस तरह राजन को यक्षिणी से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन ये क्या, यक्षिणी क्या सच में मर चुकी थी? क्या लक्ष्य मर चुका था या यक्षिणी ने उसे बचा लिया था? ये अभी भी एक राज बना हुआ है। उस घटना को करीब 1 महीना बीत चुका है और राजन अपनी बीवी को खोने के गम से बाहर निकल रहा है। वो उसी शहर में अपनी माँ के पास रहने के लिए चला गया था। वहीं पुलिस को लक्ष्य की लाश नहीं मिली थी और ये भी एक वजह थी कि राजन थोड़ा परेशान था। तो एक दिन वो अपने कमरे में बैठा हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा था। दूसरी तरफ बाबा सो रहे हैं और उनके सीने पर यक्षिणी आकर बैठ जाती है और उनका गला दबाने लगती है। बाबा जोर जोर से चिल्लाते हैं। अचानक बाबा नींद से उठ जाते हैं तो समझ जाते हैं कि वो एक बुरा सपना था। तभी बाबा को बाहर कोई काली परछाई दिखाई देती है। बाबा उठकर अपनी कुटिया से बाहर जाते हैं तो सामने कुछ दूरी पर यक्षिणी खड़ी होती है और जोर जोर से हंस रही होती है और कुछ देर में गायब हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि यक्षिणी जिंदा थी। बाबा तुरंत राजन को कॉल करते हैं।
जी बाबा जी, इतने दिनों बाद अचानक कॉल किया, क्या बात है बताइए। बेटा, वो यक्षिणी वापस आ चुकी है। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं? बेटा, मैंने खुद देखा है उसे। ये बात सुनकर राजन के हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और वो डरते हुए कहता है, क्या बाबा जी? पर बाबा जी, आपने तो कहा था कि वो मर चुकी है, फिर वो वापस कैसे आई? इसका यही अर्थ हुआ कि उस दिन वो मरी ही नहीं थी और ना वो किताब जली थी। हम वहां से जल्दी से लौट आए थे। उस दिन सिर्फ एक ही मौत हुई थी, तुम्हारी पत्नी की। बाबा, अब क्या करें? वो तो मार देगी मुझे, मेरे परिवार को भी। बाबा जी कुछ कीजिए। बेटा, वो किताब जिससे यक्षिणी उत्पन्न हुई है, हमें उस किताब को जलाना होगा और वो किताब अभी भी लक्ष्य के पास है। लेकिन लक्ष्य तो उस दिन मर गया था ना बाबा जी? नहीं बेटा, यक्षिणी जिंदा है, इसका मतलब उसने लक्ष्य को भी बचा लिया होगा। राजन, इसका मतलब लक्ष्य अभी भी जिंदा है? हाँ बेटा, हमें लक्ष्य को ढूंढना होगा और उससे वो किताब लेनी होगी। लेकिन उस किताब को जलाने से पहले एक मंत्र पढ़ना होगा। मंत्र पढ़ने के बाद अपने खून की 2 बूंदें उस किताब में डालनी होगी और फिर उसे जलाना होगा। लेकिन बाबा, हम उसे ढूंढेंगे कहाँ? चिंता मत करो, मैं कोई पूजा अर्चना करता हूँ, शायद इससे मुझे उसका पता चल जाए। खैर, वो उनसे थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख देता है। वहीं राजन सदमे में आ जाता है और अब उसके सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी थी, क्योंकि यक्षिणी तो किसी को भी नहीं छोड़ती है। रात भी राजन सो नहीं सकता, बस करवटें लेता रहता है और बीती बातें याद करता रहता है। अगले दिन सुबह राजन की माँ शिवजी के मंदिर में पूजा करने आती है। बेटा, ये ले महाकाल का प्रसाद। भगवान तुझे सारी परेशानियों से बचाए। जी माँ। तभी इसके बाद राजन को लगता है कि अगर वो महाकाल की भक्ति करेगा तो शायद उसे यक्षिणी से मुक्ति मिल जाए। वो काफी डर रहा था और उसे डर था कि कहीं उसके परिवार वालों के साथ यक्षिणी और लक्ष्य कुछ गलत ना कर दें। जिस बात का उसे डर होता है वही हो जाता है। दरअसल उस दिन राजन अपने कमरे में लेटा हुआ था। तभी उसकी माँ आती है और उस पर चाकू से वार करने लगती है। मार डालूंगी, मार डालूंगी। माँ, ये क्या कर रही हो आप? बेचारा राजन अपने आप को जैसे तैसे बचा लेता है। वहां से भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर लेता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि उसकी माँ तो उसी कमरे में जमीन पर पड़ी हुई है और उनके पेट से काफी खून निकल रहा है। अपनी माँ को देखकर काफी दुखी होता है और उन्हें उठाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी ओर उसकी माँ के रूप में आई हुई यक्षिणी बार बार दरवाजा खटखटा रही थी। तभी राजन जोर जोर से महामृत्युंजय का जाप करने लगता है और यक्षिणी वहां से चली जाती है। राजन तुरंत मौका पाकर अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। आपकी माँ की हालत बहुत क्रिटिकल है, अब उन्हें कोई चमत्कार ही बचा सकता है। राजन बहुत दुखी होता है और जल्दी से अपने पापा को कॉल करके सारी बात बताता है। उसके पापा काम से बाहर रहा करते थे और जब उन्हें ये बात पता चलती है तो वो तुरंत फ्लाइट से वहां आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाबा अपनी कुटिया में ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी उनकी कुटिया का दरवाजा खटकता है। बाबा उठकर दरवाजा खोलते हैं तो सामने एक औरत होती है जो बहुत परेशान दिख रही थी। बाबा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए, मैं एक बड़े संकट में हूँ। हाँ बताओ बेटी, क्या समस्या है? आप है मेरी समस्या। तभी उस औरत का रूप बदल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि यक्षिणी थी। वो जोर जोर से हंसने लगती है और अचानक गायब हो जाती है। तभी बाबा दरवाजा बंद कर देते हैं और अंदर कमरे में चले जाते हैं। बाबा फिर से राजन को फोन करके सारी बात बताते हैं। बाबा जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। यक्षिणी ने मेरी माँ को मौत के करीब लाकर खड़ा कर दिया है। तभी राजन बाबा के पास जाता है क्योंकि अब बस यही तरीका था उसके पास अपने परिवार वालों को बचाने का। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो बाबा उसे वहां नहीं मिलते और वो उन्हें यहाँ वहां ढूंढने लगता है।
तभी बाबा उसे एक कमरे में मिलते हैं और वो देखता है कि बाबा के सीने में एक बड़ी लोहे की रॉड घुसी हुई है। बाबा दर्द से तड़प रहे थे। राजन घबरा जाता है। बाबा, ये कैसे हुआ? किसने किया? ये काम उसी का है बेटा। तुम फूलपुर जाओ, तुम्हें वहां शिव नाम के एक बाबा मिलेंगे। वो तुम्हारी मदद करेंगे और वो मंत्र भी वहीं तुम्हें बताएंगे। और इतना कहने के बाद बाबा की मौत हो जाती है। अब राजन बिना समय गवाए तुरंत फूलपुर पहुंच जाता है उस बाबा के पास। वो बाबा को सारी बात बता देता है। ठीक है पुत्र, हमें एक पूजा करनी होगी जिसे हमें लक्ष्य का पता चल जाएगा। मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे छुटकारा चाहिए। तो बाबा काफी देर तक पूजा करते हैं और उन्हें अपनी दिव्य शक्ति से लक्ष्य का पता चल जाता है। राजन, तुम तब तक लक्ष्य के पास जाकर यक्षिणी की किताब जला दो। तब तक मैं यहाँ से अपनी शक्तियों से यक्षिणी को रोकने के प्रयास करता हूँ ताकि वो तुम तक ना पहुँच सके। मुझे लगातार पूजा करनी होगी जब तक कि तुम वो किताब ना जला दो। लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, याद रखना ये बात। ठीक है बाबा जी। और हाँ, ध्यान रहे यक्षिणी की आंखों में मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें मंत्र मुग्ध कर लेगी। जी बाबा। तो राजन तुरंत बाबा के बताए हुए पते पर निकल जाता है। वहीं बाबा यक्षिणी को काबू में करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। वही यक्षिणी एक जंगल में किसी जानवर का मांस खा रही होती है। तभी उस पर बाबा की शक्तियों का असर होने लगता है। उसे बेचैनी होने लगती है। वो चल नहीं सकती, ना उड़ सकती है। गुस्से से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी आंखों का रंग बदलने लगता है। लेकिन उसे काबू में करना इतना आसान नहीं था। तो बाबा के शरीर पर चोटें आने लग जाती हैं, लेकिन बाबा खुद को संभाल लेते हैं। वहीं लक्ष्य पहले से ही राजन का इंतजार कर रहा था, इसलिए राजन जैसे ही उसके घर में पहुंचता है वैसे ही लक्ष्य उसके पैर में चाकू घूंप देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तभी राजन लक्ष्य को भावुक करने की कोशिश करता है। लक्ष्य, देखो यक्षिणी ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। ऐसा मत करो लक्ष्य। बहुत अच्छे मेरे हाल। मेरी तरक्की तुमसे देखी नहीं जा रही है, हैं? जलन हो रही है ना? तू ऐसा कैसे सोच सकता है? तू मेरा भाई जैसा है। तुम्हारी माँ भी तो कहती थी ना हमें कि हम भाइयों की तरह हैं, और वो भी ये कहती थी ना, गलत काम नहीं करना चाहिए। याद है ना तुम्हें? फिर तुम इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो? मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। इस यक्षिणी ने तुम्हारी माँ को मारा है, ये तुम्हें भी मार देगी। यह हत्यारण है तुम्हारी माँ की। दरअसल उसकी माँ की मौत हाल ही में हुई थी, और वो भी यक्षिणी के कारण। और वो अपनी माँ के बारे में सोचने लगता है और रोने लगता है। तभी राजन मौका पाकर धीरे धीरे एक पैर से चलकर मेज से यक्षिणी की किताब उठा लेता है, जो कि पीछे ही रखी हुई थी, और कमरे से बाहर निकलकर बाहर से कुंडी लगा देता है, और लक्ष्य अंदर ही रहकर रोता रहता है। तो राजन किताब लेता है और बाबा के द्वारा बताए गए उस मंत्र को पढ़ता है। उसके बाद वो अपनी उंगली को चाकू से हल्का सा काट देता है, और अपने खून की कुछ बूंदें उस किताब पर डालने के बाद उसे जलाने ही वाला होता है कि वहां पर यक्षिणी आ जाती है। असल में यक्षिणी अपनी शक्ति से बाबा के मंत्र जाल से बचकर निकल आती है। यक्षिणी को पता चल चुका था ये सब राजन और बाबा की चाल थी, इसलिए वो राजन को रोकने के लिए आई थी। वो राजन को मंत्र मुग्ध करने लगती है और अपना दुपट्टा यानी साड़ी हटाने लगती है। राजन, मेरे प्यारे राजन, मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? यक्षिणी की आवाज इतनी मधुर थी कि राजन उसकी आवाज में खोने लगता है और उसकी आंखों में देखता है। लेकिन तभी उसे याद आ जाता है कि बाबा ने उसे उसकी आंखों में देखने के लिए मना किया था, और वो खुद को संभाल लेता है। तभी यक्षिणी अपने हाथों के लंबे लंबे नाखूनों को उसके सीने के आर पार करने वाली ही होती है कि तभी वहां लक्ष्य कमरे का दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। यक्षिणी, यहाँ आओ। यक्षिणी, तुम्हारा मालिक मैं हूँ, मुझे खुश करो। तो यक्षिणी लक्ष्य के कहने पर उसके साथ दूसरे कमरे में चली जाती है, और दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। राजन समझ जाता है
कि लक्ष्य ने उसे बचाने के लिए ऐसा किया था। और इतना कहने के बाद वो यक्षिणी की किताब को जला देता है और यक्षिणी वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और यक्षिणी के साथ लक्ष्य की भी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद वो अपनी माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और चैन की सांस लेता है, क्योंकि अब उसे सच में यक्षिणी से मुक्ति मिल गई थी। निशी डाकनी मौत का बुलावा। अमर, वेदिका और किशोर शहर से अमर के गांव घूमने आए थे। तीनों दोस्त शहर में रहते थे। एक दिन अमर अपने दोनों दोस्तों को अपने गांव घुमाने ले जाता है। उसके दोस्त गांव आकर काफी खुश थे। गांव तो तुमने घुमा दिया, अब गांव के वो पीछे वाला जंगल भी घुमा दो, जिसकी कहानियाँ तुम हमें शहर में सुनाया करते थे। ठीक है, शाम को चलेंगे, वहाँ तुम लोगों को जरूर घुमाऊंगा मैं। फिर शाम को अंधेरे में तीनों दोस्त उस जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। तीनों दोस्त पैदल चलते हुए जा रहे थे। कुछ दूर आगे चलने पर अमर उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं देता। अरे यार, अमर कहाँ गायब हो गया? अभी तो हमारे साथ ही था। तो मुझे लगता है वो वापस चला गया होगा और अब हमें भी वापस ही चलना चाहिए, क्योंकि तुझे याद है ना कि वो इस रास्ते के बारे में क्या कहानियां सुनाया करता था। किशोर के इतना कहने पर जैसे ही वेदिका पीछे देखती है तो ये देख हैरान रह जाती है कि किशोर तो वहाँ होता ही नहीं है। वेदिका किशोर को आवाज देते हुए आगे चलती जा रही होती है। किशोर, कहाँ हो तुम? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलकर वापस चले जाना चाहिए। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। पीछे से आती हुई कदमों की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो आवाज और साफ होती गई वैसे वैसे वेदिका समझ गई कि वो जो भी है वो उसकी तरफ ही आ रहा है। अब वहाँ जो भी था वो वेदिका से बस कुछ कदम दूरी पर ही था। पीछे मुड़कर देखने की उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। वो भले ही किसी इंसान का कदमों की आवाज लग रही थी, लेकिन क्या पता पीछे आने वाला कोई इंसान ही है या कुछ और, क्योंकि अब वेदिका को अमर की उन कहानियों की बातें याद आ रही थीं कि उस रास्ते के आसपास निशी डाकनी है। वेदिका को इस सब के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, पर उसने शहर में अमर से इस बारे में कई कहानियां सुनी जरूर थी कि निशी का मतलब होता है रात और डाक का मतलब होता है बुलाना, यानी अंधेरी रात में मौत का बुलावा। उसी समय उसे पीछे से किशोर की आवाज आती है। वेदिका, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। पीछे मुड़ो और जल्दी से चलो यहाँ से बाहर मेरे साथ। किशोर की आवाज सुनकर वेदिका की जान में जान आती है, पर वो बहुत डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो किशोर उसके सामने खड़ा होता है। वो दोनों बाहर की ओर निकल ही रहे होते हैं कि तभी चलते चलते उसे जमीन पर किशोर का मृत शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसे देखते ही उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो जाता है। अब जैसे ही वो अपने साथ चल रहे शख्स की ओर देखती है तो वो भी किशोर ही होता है, जो कि अब रूप बदलकर निशी डाकनी बन जाती है। निशी डाकनी वेदिका पर हमला करके उसे मार डालती है। कहते हैं निशी उस इंसान को मार देती है जो आपके किसी नजदीकी इंसान के रूप में या उसकी आवाज देकर आपको बुलाती है, और अगर आपने उसकी बात का जवाब दे दिया या फिर पीछे मुड़कर देख लिया तो वो आपकी जान ले लेगी। मगर अमर उस वक्त भी उसी रास्ते पर आगे की ओर चल रहा होता है। तभी अमर को पीछे से उसकी माँ की आवाज आती है। अमर बेटा देख, मैं तेरी माँ। अरे माँ, पर तू तो घर में थी। अमर इतना कहने के बाद फिर पीछे पलट कर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। उसे फिर वही आवाज सुनाई देती है। अमर फिर पीछे देखता है तो उसे निशी डाकनी दिखाई देती है। अमर उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी।
मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? निशी डाकनी अमर को मार कर लटका देती है और गांव में उस निशी डाकनी का आतंक फैल जाता है। वो लोगों को आवाजें देकर बुलाती और मार डालती। निशी डाकनी एक पेड़ पर खड़ी होती है और जोर से कहती है, इस रास्ते से गुजरने वाले किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगी। एक शाम विमल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और न्यूज़पेपर पर एक खबर पढ़ते हैं। गांव के रास्ते से जा रहे 3 दोस्त मृत पाए गए। आजकल की खबर में सिर्फ हमारे गांव के भूतिया रास्ते और निशी डाकनी के ही चर्चे रहते हैं। तभी विमल जी की पत्नी राधा वहां आती है और कहती है, हाजी सुनते हो, कहीं भूल तो नहीं गए हो कि हमारा बेटा तरुण शहर से कई साल बाद आ रहा है? नहीं नहीं, ये बात कैसे मैं भूल सकता हूँ। चलो मैं उसको कॉल कर लेता हूँ, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। अगर रात हो गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। विमल जी अपने बेटे तरुण को कॉल करते हैं। तरुण फोन उठाता है और कहता है, पापा मैं पहुँच गया हूँ और गांव के पास वाली रोड पर हूँ। कोई ऑटो वाला मेरे साथ चलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और रात भी बहुत हो रही है। अरे तरुण बेटा, तुम्हें पता नहीं है, जिस रास्ते से तुम आ रहे हो वहाँ एक औरत तुम्हें तुम्हारे अपनों के नाम से पुकारती है। अगर तुमने उसको जवाब दे दिया या पीछे पलट के देख लिया तो वो चुड़ैल तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पापा जी चिंता मत करो, मैं पहुँच जाऊंगा। मैंने आधा रास्ता पार भी कर लिया है। और क्या आप भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हो? चलो फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। बेटा सुनो, उस रास्ते के पास एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। खतरा महसूस होने पर वहाँ चले जाना। तरुण अपने पिताजी का फोन काट देता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी पीछे से तरुण की माँ की आवाज आई, अरे तरुण बेटा आ गया, चल गांव चल, मैं तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करूंगी। तरुण थोड़ी अचंभे में पड़ जाता है और डर जाता है, क्योंकि उसे उसके पिता की बात याद आने लगती है। अगर कोई पीछे से अपनों की आवाज में बोले तो उसका जवाब मत देना और आगे बढ़ते रहना, और पीछे तो बिल्कुल मत देखना। फिर तरुण उस आवाज पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ने लगता है और अब इस बार एक लड़की की आवाज आती है, तरुण चलो ना साथ चलते हैं, न जाने कितने दिनों से तुम मुझसे मिले ही नहीं। पूजा, तुम हो क्या? नहीं, ये आवाज पूजा की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि मैं गांव वापस आ रहा हूँ। लेकिन मैं पीछे नहीं देखूंगा और इसे जवाब भी नहीं दूंगा। चुड़ैल कई बार तरुण को अलग अलग आवाज से उसे पीछे बुलाती गई, मगर तरुण पीछे मुड़कर नहीं देखता। और इस बार उस डायन ने बहुत खतरनाक आवाज में बोला, सुन, इस बार पीछे नहीं देखा तो मैं जाकर तेरी माँ और बाप को मार डालूंगी। पीछे देख या फिर अपने माँ बाप को अलविदा कह दे। नहीं नहीं, मेरे माँ बाप को कुछ मत करना, मैं पीछे देखता हूँ। और वैसे भी अब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। तरुण पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बेहद खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो सब भूलकर उस लड़की के रूप से मोहित हो जाता है। उसके पास जाने लगता है। तभी अचानक से वो लड़की कहीं गायब हो जाती है और एक डायन उसके पीछे खड़ी होती है और जोर जोर से हंसते हुए कहती है, आखिर तूने पीछे मुड़कर देख लिया, अब तेरा भी वही हाल होगा जो औरों का हुआ था। तरुण को फिर अपने पिताजी की बात याद आती है कि उस रास्ते पर एक कृष्ण भगवान का मंदिर है। तरुण डायन को चकमा देकर उस मंदिर की ओर बढ़ने लगता है और डायन दुगनी रफ्तार से तरुण का पीछा करती है और कहती है, तूने मुझे देख लिया है, अब भागने की कोशिश मत कर, आज नहीं तो कल मैं तुझे मार ही डालूंगी। तरुण भागते हुए कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे नहीं पता, मगर मेरी जान मुझे ज्यादा प्यारी है। तरुण को अब मंदिर नजदीक दिखाई देने लगा था। तभी पीछे से निशी डाकनी का हाथ आकर तरुण को पकड़ लेता है, लेकिन तभी तरुण अपना एक पैर मंदिर की रेखा के अंदर रख देता है, जिससे वो चुड़ैल उड़ती हुई जाकर पीछे गिर जाती है। तरुण दौड़ते हुए उस मंदिर में पहुंचता है और देखता है कि पुजारी जी वहीं पास है। तरुण घबराते हुए पुजारी जी के पास जाता है और कहता है, पुजारी जी, वो डायन मेरे पीछे पड़ी है, बचा लीजिए मुझे। तुम इस मंदिर में पूरे तरीके से सुरक्षित हो, मैं सब जानता हूँ, तो आप उस डायन को खत्म क्यों नहीं कर देते? फिर एक और बात, वो डायन है कौन? पुजारी जी गंभीरता से तरुण को जवाब देते हैं, देख बेटा,
उस डाइन को आज तक जिसने देखा है वो बच नहीं पाया, और जिसने देखा और अगर वो लौट पाया तो वही उसे मार सकता है। यही कारण है कि मैं उसे नहीं मार सकता, लेकिन तुमने उसे देखा है तो तुम मार सकते हो। पर अगर तुम कुछ नहीं करते हो तो ये निश्चित है कि वो तुम्हें मार डालेगी। लगभग 1.5 साल पहले तुम्हारे गांव की इसी रोड पर वो महिला जा रही थी। तभी कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सामान को लूटा। वो पीछे से सबको बुलाती रही, लेकिन तुम्हारे गांव से कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आया। वो लोग उस औरत को मारकर उसका सामान चुराकर भाग गए। तब से वो चुड़ैल बन चुकी है और इसी रास्ते पर उसकी आत्मा भटकती रहती है। मरने से पहले उसने इस गांव वालों को नष्ट करने की सौगंध ली थी, इसलिए वो निशी डाकनी बन गई। पुजारी जी की बात सुनकर तरुण और डर जाता है और कहता है, तो पुजारी जी मैं क्या करूं? आप ही मदद कीजिए। ये लो एक भाला है जो कि श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से इस मंदिर में स्वयं प्रकट हुआ था। ये तुम्हारे बहुत काम में आएगा और तुम जरूर उस डायन से गांव वालों को मुक्ति दिलाओगे। असल में मैंने अपने दिव्य शक्तियों से इतना ही निशी डाकनी के बारे में ज्ञान प्राप्त किया है। तुम बीच में आ गए इसलिए मैं पूरा नहीं जान पाया। मैं बहुत समय से उस डायन के बारे में अपनी दिव्य शक्तियों से देख रहा हूँ, पर मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ। लेकिन अगर मैंने उसके बारे में पूरे तरीके से जानना चाहा तो वो डायन तब तक वो तुम्हें मार डालेगी। इसलिए कह रहा हूँ समय मत बर्बाद करो और उसके पास जाओ। तरुण उस मंदिर से बाहर निकल जाता है, लेकिन बहुत डरा हुआ होता है। वो अपने आप से कहता है, अरे यार अब पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी निशी डाकनी जोर जोर से हंसते हुए और हवा में उड़ते हुए तरुण के पास आती है, लेकिन उसका चेहरा बहुत बुरी तरीके से जला होता है और उसकी लाल आंखें बहुत डरावनी होती हैं। और वो डायन डरावनी अंदाज में कहती है, आखिरकार तू आ ही गया ना, मंदिर से बाहर निकलकर मेरे पास। तुम बहुत होशियारी दिखा रहे थे ना। मुझसे आज तक कोई नहीं बच सका, पर तुम पहले हो जो मुझसे बचकर मंदिर तक जिंदा पहुंच सके। पर अब मैं तुम्हें और जिंदा नहीं रहने दूंगी। तुम्हें भी बाकी सब इंसानों की तरह मार दूंगी मैं। अब क्या हुआ? अब क्यों चुप खड़े हो? मुझे पता है ये मौत से पहले की शांति है। इससे पहले कि वो निशी डाकनी कुछ कर पाती, तरुण उस भाले से उस डायन के ऊपर हमला कर देता है और वो चूक जाता है और वो भाला एक पेड़ पर जाकर गड़ जाता है। निशी डाकनी तरुण को हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। वो कुछ नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर बेजान सा पड़ा रहता है। मैंने कहा था ना कि कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं हूं निशी डाकिनी, मौत का बुलावा। निशी डाकनी खुशी से यहाँ वहाँ उड़ रही होती है। तभी अचानक से तरुण को होश आ जाता है और जमीन पर पड़े हुए ही तरुण कहता है, तूने सही कहा था चुड़ैल, कोई इंसान तुझे नहीं मार सकता, पर ये भगवान का भेजा हुआ भाला तुझे जरूर खत्म कर सकता है। बस इतना कहते ही तरुण उस भाले को पेड़ से निकालने के लिए उठता है और वहीं निशी डाकनी तरुण की ओर तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ती है कि तभी तरुण पेड़ से उस भाले को निकालकर अपनी ओर बहुत तेजी से आ रही निशी डाकनी के सीने में खोप देता है, जिससे उस डायन की बहुत भयानक चीख निकलती है और निशी डाकनी वहीं राख बनकर गायब हो जाती है। ये बहुत खुशबूदार जगह है, एकदम परफेक्ट है। मुझे ऐसा ही घर चाहिए था गुप्ता जी। हाँ, पर एक बात मैंने तुम्हें बताई नहीं है। अच्छा, वो क्या गुप्ता जी? इस घर के नीचे वाले फ्लोर पर तुम रह सकते हो, लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी आ जाएगी और ऊपर वाले फ्लोर पर वहीं रहेगी, तो वो मैं तुम्हें किराए पर नहीं दे सकता। मुझे कोई परेशानी नहीं है गुप्ता जी, मुझे नीचे वाला फ्लोर ही किराए पर दे दीजिए। ठीक है। मैं एक और बात पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, इस घर में हर जगह इतने सारे एयर फ्रेशनर क्यों रखे हैं?
असल में मुझे शौक है। मैं चाहता हूँ कि हर जगह पर खुशबू आनी चाहिए। हाँ, अच्छा शौक है। मेरा नाम समर है। मैं उस समय 28 साल का था और मैं मेरे घर से काफी दूर एक शहर में नौकरी करता था। मुझे उस शहर में रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, तो मैंने काफी घर तलाशे। आखिरकार मुझे एक घर मिल ही गया जो मुझे बहुत पसंद आया। इसे खोलते ही बहुत तेज खुशबू आई और गुप्ता जी ने बहुत कम किराए पर मुझे वो घर दे दिया था। तो समर, हर सुबह जाने से पहले घर में एयर फ्रेशनर स्प्रे करना याद रखना, कभी भूलना मत। हाँ जरूर, नहीं भूलूंगा। उनकी खुशबू तो मुझे भी अच्छी लगी है। ये लो, याद से। हाँ, अब मैं चलता हूँ। एयर फ्रेशनर का उनका यह जुनून मुझे थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। उसी दिन मैं अपना सारा सामान नए घर में ले आया। कुछ दिन वहां अच्छे से बीते। मिस्टर गुप्ता मुझे हर सुबह कॉल करते थे और एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की बात कहते थे। कई बार तो मैं इस बात से परेशान भी हो जाता था कि वो रोज रोज कॉल करके मुझे एक ही बात क्यों कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं कहता था। एक रात मैं सो रहा था और मुझे हॉल से कुछ आवाजें आ रही थी। उन आवाजों से मेरी नींद खुल गई। ये किस तरह की आवाज है? घर पर तो कोई भी नहीं है। मैं उठा और अपना दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन मेरा दरवाजा बाहर से बंद था। मैं इसे बार बार जोर लगाकर खोलने लगा, लेकिन ये नहीं खुला। मेरा दरवाजा किसने बंद किया? अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई। मैंने फिर से अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं हॉल में गया और मैंने देखा कि आवाजें कहां से आ रही थी, पर मुझे कुछ भी गड़बड़ दिखाई नहीं दी, लेकिन बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैं हैरान हो गया। अरे, मैंने तो स्प्रे दिन में किया था, तो ये इतनी ज्यादा तेज खुशबू अभी कैसे आ रही है? अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मैंने गुप्ता जी को कॉल की। हेलो, गुप्ता जी, रात को घर में से कुछ आवाजें आ रही थी। नहीं नहीं, तुम्हें कोई सपना आया होगा। घर में तो कोई भी नहीं आता है। अरे, घर की चाबी भी सिर्फ तुम्हारे पास ही है, और उस घर के तो आसपास भी कोई नहीं रहता, तुम्हें पहले ही पता है, जो देर रात में घुसा हो। अगली रात मुझे ऑफिस से आते हुए काफी देर हो गई थी। लगभग 12 बजने वाले थे। शहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान थी और उस रात बाकी रातों से कुछ ज्यादा ही अंधेरा भी था और सड़क पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक सुनसान अंधेरी सड़क पर मैंने बाइक के शीशे में देखा कि कोई तेजी से मेरे पीछे आ रहा है, लेकिन मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मेरे और करीब आने लगा। उसका चेहरा ढका हुआ था और घने काले लंबे बाल हवा में बहुत ऊपर तक लहराते हुए उड़ते जा रहे थे। सिर्फ खून लगे हुए बड़े बड़े दांत दिखाई दे रहे थे और उसके मुंह पर भी बहुत खून लगा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल लग रही थी। मैं घबरा गया और मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा दी और तेजी से मेरे पीछे आती रही। मेरे होश उड़ने लगे। अब वो डरावना साया मेरे बहुत करीब आ चुका था, इतनी पास कि मैं उसकी भयानक सांसों की आग जैसी गर्मी और खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी मुझे वहां पर एक मंदिर दिखाई दिया। मैं जल्दी से मंदिर के पास जाकर रुक गया और वो चुड़ैल वहीं से गायब हो गई और मैं सारी रात उसी मंदिर में बैठा रहा और सुबह होते ही घर चला गया। अगले दिन संडे था। मैं और मेरा दोस्त कुणाल घर पर बैठे बातें कर रहे थे और खाते पीते हुए एंजॉय कर रहे थे। मैंने कुणाल को बीती रात की सारी बात बताई। अरे, तू नींदों में होगा, सपना देखा होगा कोई। भूत भूत कुछ नहीं होते। हाँ, पर मैं नींदों में नहीं था, मैं बाइक चला रहा था। तभी मेरे फोन पर गुप्ता जी की कॉल आई। मैंने फोन नहीं उठाया। अरे, इस गुप्ता ने तो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान कर रखा है। क्या मतलब? बस रोज सुबह फोन करता है और कहता है एयर फ्रेशनर स्प्रे कर देना। आखिर ऐसा भी क्या जुनून है? अरे, तो कर दिया कर स्प्रे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। अब कौन आ गया परेशान करने? जा कुणाल, दरवाजा तो खोल। हाँ, खोलता हूँ। जी, आप कौन? हेलो, मेरा नाम सानिया है। आप गुप्ता जी की बेटी हैं? जी हाँ, पापा ने आपको बताया होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बताया है। आइए। सानिया अपना सामान लेकर ऊपर वाले फ्लोर पर चली जाती है। वाह यार, बड़ी सुंदर लड़की है गुप्ता की। हाँ, अब ये यहीं रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर। और मुझे अब तुझसे जलन हो रही है यार।
क्या मैं भी तेरे साथ रह लूं? नहीं। संडे को एंजॉय करने के बाद कुणाल अपने घर चला गया। वह सानिया को देखकर काफी खुश था और लगभग रोज ही किसी ना किसी बहाने से घर आने लगा। एक शाम मैं और कुणाल बैठे बातें कर रहे थे, तभी ऊपर सीढ़ियों पर सानिया खड़ी थी और हम दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। देख समर, वो हंस रही है। वो मेरे मकान मालकिन की बेटी है, उसे ऐसा वैसा मत समझ। अरे तो वो खुद ही हंस रही है, लगता है वो भी मुझे पसंद करती है। बकवास मत कर, बैठा रहा यहाँ पर। अगले दिन मैं सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं जल्दीबाजी में था, इसलिए एयर फ्रेशनर स्प्रे करना भूल गया था। थोड़ी देर बाद मुझे कुणाल का फोन आया। हेलो समर, कहाँ है तू? मैं तेरे घर जा रहा हूँ। तुझे पता है मैं इस वक्त ऑफिस में होता हूँ। ओ हाँ, तू तो ऑफिस में है, मैं तो भूल ही गया। मैं सब समझ रहा हूँ तू जो कहना चाह रहा है। हाँ तो अच्छी बात है, घर पर सानिया तो होगी। कुणाल रहने दे, मत जा। हेलो हेलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। इतना कहकर कुणाल ने कॉल कट कर दी। शाम के वक्त मैंने कुणाल को कॉल की। मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या वो मेरे घर गया था या नहीं, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। रात को मैं घर पहुंच गया और मेरे घर पर बहुत ही गंदी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। मुझे सांस लेने में भी परेशानी हो रही थी। इतनी गंदी बदबू आखिर आ कहां से रही है? आज मैंने एयर फ्रेशनर स्प्रे नहीं किया, शायद उसी वजह से। ये तो किसी मरे हुए जानवर जैसी बदबू है। मैंने जल्दी से एयर फ्रेशनर का बॉक्स लिया और हर जगह एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिए और अब बदबू आनी बंद हो गई थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। उस रात मैं सो रहा था तो आधी रात में मुझे फिर से हॉल में से आवाजें आने लगी। मैं डर गया और उठकर मैंने दरवाजा खोला। मेरा दरवाजा फिर से बाहर से बंद था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था और मैं पूरे होश में था। मैंने गुप्ता जी को उसी वक्त कॉल की, लेकिन गुप्ता जी ने फोन नहीं उठाया। मैं दरवाजा पीटता रहा, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिर कौन था जो आधी रात में मेरे घर में आता था और वो करता क्या था? फिर उसी तरह कुछ देर बाद आवाज आनी बंद हो गई और जब मैंने दरवाजा खोला तो ये खुल गया। मैं हॉल में गया और यहाँ वहां देखने लगा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैं परेशान होकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा। तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी, जिसका वॉलपेपर साइड से थोड़ा उखड़ा हुआ था। आज से पहले कभी मैंने उस दीवार के वॉलपेपर पर ध्यान नहीं दिया था। मैं उसकी तरफ गया और मैंने देखा कि वॉलपेपर के पीछे दीवार ही नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके उस वॉलपेपर को हटाया और मेरे होश उड़ गए। मैं पसीने से तरबतर हो गया। वहां पर कोई भी दीवार नहीं थी, केवल वॉलपेपर लगा हुआ था और वॉलपेपर के पीछे अंदर बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसमें इंसानों की सड़ी हुई कटी हुई लाशें पड़ी थी। जैसे ही वॉलपेपर पूरी तरह से हट गया, 2 लाशें जमीन पर गिर पड़ी। कुछ लाशों के सिर कटे हुए थे, कुछ के निचले हिस्से आधे कटे हुए और हाथ पैर कटे हुए थे। मैं जोर से चिल्लाया। फिर मैं जैसे ही भागने के लिए मुड़ा, मेरे पीछे सानिया और गुप्ता जी खड़े थे। सानिया पागलों की तरह जोर जोर से हंस रही थी और उसके सारे बाल हवा में उड़ रहे थे। सानिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखो, यहाँ क्या है? गुप्ता जी देखिए ना। क्या देखूं? इन्हें यहाँ लाकर मैंने ही तो रखा है। क्या? अब इन्हीं लाशों के साथ एक लाश तुम्हारी भी होगी। इतना कहते ही सानिया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने सुंदर लड़की का रूप बदलकर एक खूंखार चुड़ैल का रूप ले लिया। वह इंसान थी ही नहीं। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। आप मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? तो तुम्हें क्या लगा था मैंने तुम्हें यहाँ क्यों रखा है? यहाँ हर महीने नए लोग आते हैं। मेरी बेटी एक रक्त पिशाचनी है। उसे इंसानों का खून पीकर शांति मिलती है और उसी से वो जिंदा रहती है। उन सब लाशों को मैं दीवारों में छुपा देता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। उस रात भी मैं इसके पीछे भाग रही थी, लेकिन ये मंदिर में चला गया और मुझे वहाँ से जाना पड़ा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारा सारा खून पी जाऊंगी। वह पिशाचनी मेरा खून पीने के लिए अपना मुंह खोलते हुए मेरे पास आने लगी और तभी मेरा दोस्त कुणाल आया।
और कुल्हाड़ी से उस पिशाचनी का सिर काट दिया। ये क्या किया? तुमने मेरी बेटी को मार डाला। वो तुम्हारी बेटी नहीं, एक रक्त पिशाचनी थी। तभी गुप्ता भी एक पिशाच में बदलने लगा। उसके भी बड़े बड़े दांत बाहर आने लगे और आंखें लाल हो गई। पिशाच का रूप लेते ही उसने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, पर वो उसमें नाकाम हो गया। और इसी बीच कुणाल ने मौका देखकर गुप्ता का भी सिर काट दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल, तुमने मेरी जान बचा ली। और मुझे तो लगा था कि तुम सानिया के प्यार में हो और उस दिन मेरे घर पर ना होने के बाद भी सानिया से मिलने आए होगे, पर उसके बाद से मेरी तुमसे बात नहीं हो पाई। पर तुम्हें ये सब कैसे पता लगा? जब मैंने कल तुम्हें सुबह फोन किया था, उसके बाद मैं तुम्हारे घर आया था, लेकिन मुझे घर के अंदर आते ही बहुत बुरी बदबू आने लगी और मुझे ऊपर से कुछ आवाज भी आ रही थी। तब मैं धीरे से ऊपर गया और देखा कि सानिया और गुप्ता एक ही कमरे में थे। वहां जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी, जिसकी छाती से सानिया खून पी रही थी और उस लाश के कई टुकड़े पड़े थे जिन्हें वो गुप्ता खा रहा था। मैं जल्द से वहां से भाग गया। सानिया का पिशाचनी वाला रूप मैंने कल ही देख लिया था और वो आज रात तुम्हारा शिकार करने की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आ गया। अब इन लाशों का हम क्या करेंगे? तुम फिक्र मत करो, मैंने पहले ही पुलिस से बात कर ली थी और शहर में कई लोग गायब हुए थे और उनकी लाशें भी इसी घर में हैं। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ जाती है और सभी लाशों की पहचान हो जाती है। यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि रक्त पिशाचनी सच में होती है। इसके बाद मैंने वो शहर छोड़ दिया। मैं उस हादसे को आज तक भी भूल नहीं पाया हूं। कुणाल ना होता तो उन लाशों के ढेर में एक लाश मेरी भी होती। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।